अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 4 जो है वर्क और एनर्जी वाला, इसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे इसमें। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो बुलेट से रिलेटेड है कि एक मिनट में 6 बुलेट्स फायर की गई हैं। ठीक है, उनका मैथ बताया गया है, वेलोसिटी बताई गई है और हमने उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो अब उसको अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नंबर ऑफ़ बुलेट्स पर मिनट जो है वो इसका बेसिकली रेट होता है, नंबर ऑफ़ बुलेट पर मिनट। ठीक है, और नंबर ऑफ़ बुलेट्स कितनी है, 6 है। मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60। तो 1/6 इसकी रेशो आ जाएगी पर मिनट के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम मास ऑफ बुलेट जो हमें गिवन है 40 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम से केजी में जाने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ये जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, दो जीरो प्रीवियस जाएंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको 4 × 10⁻² लिख देंगे, या 0.004 इस तरह करके हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.04। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट 700 मीटर पर सेकेंड, ये भी गिवन है। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, पावर को कैलकुलेट करना है इसमें कि कितनी पावर क्रिएट होगी। अब यहाँ पर जब कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से मूव कर रहा होता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका वर्क कहलाती है। ठीक है, इसी तरह ही अगर कोई ऑब्जेक्ट अंडर द ग्रेविटी नीचे गिर रहा है या ऊपर की तरफ हम उसको लेके जा रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसकी वर्क कहलाती है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने ये चीज़ें कैलकुलेट भी की हुई हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, या इस तरह से हमने डिफरेंट फॉर्म में उसको कैलकुलेट किया होता है। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है ये इसका वर्क कहलाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर गिवन है, 1/2 mv², ये आपने याद करना है। ठीक है, तो पावर का जो बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन भी होती है, तो आप डेफिनेशन से भी इसको याद कर सकते हैं। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, इसको हम पावर कहते हैं सिंप्लीफाई में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्क है वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। 1/2 mv² डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू पावर। और जितने नंबर ऑफ बुलेट्स उसके हिसाब से हम उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अब हम इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि n/t ये तो अलग हो गया। ठीक है, 1/2 mv²। तो n/t हमारे पास किसके इक्वल है, 1/6 के इक्वल है, 1/6। एंड 1/2 मैथ्स हमारे पास है 4 × 10⁻²। और वेलोसिटी किसके इक्वल है, 700 का स्क्वायर। ठीक है, 6×2 = 12, 4 × 10⁻², 700 का स्क्वायर। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे, 700 का स्क्वायर लें, इससे मल्टीप्लाई करें और 12 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 980 वाट। आपके पास जो पावर कैलकुलेट होगी वो 980 वाट होगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था। अब हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, इस पर ज़रा गौर करें। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो मास ऑफ अर्थ हमारे पास है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, और मास ऑफ सन है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि जो लोअर मास होता है उसको हम स्मॉल एम से, और लार्जर मास को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम। तो मास ऑफ सन कैपिटल एम से डिनोट किया जा रहा है 1.99 × 10⁻30 kg। एंड डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, 1.6 × 10⁻11 मीटर।
ठीक है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला है -G/m/r²। ठीक है, ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन में ये चीज़ पढ़ी हुई है, और ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला। तो -G/m/r² एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो आपके पास माइनस जी की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। कैपिटल एम की वैल्यू 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30, और स्मॉलर एम की वैल्यू मैस ऑफ अर्थ जो है हमारे पास 6.0 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर हमारे पास है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आज हमारे पास आ जाएंगी। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे, ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, मतलब तीन, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, इस वैल्यू को, ये तीनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। डिवाइड हम इसको इस वैल्यू से करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का, वो आएगा -4.97 मल्टीप्लाई 10⁻33 जॉल, ठीक है। तो ये इसकी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि अर्थ और सन के बिटवीन होगी। मतलब अगर अर्थ पे आप इसको फील करें एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, डिस्टेंस सन से लेके अर्थ तक जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ये वाली होगी, ठीक है। तो इसी तरह ही वेट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, वो इसमें वेट दिया गया है ऑब्जेक्ट का 98 न्यूटन, हाइट दी गई है, स्पीड दी गई है, और ऑब्जेक्ट कहते हैं कि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। जब नीचे की तरफ आ रहा है तो उस पर लगने वाली जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करते हैं। जब ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बेसिकली हमारे पास देखें तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला टॉपिक है, उसमें ये -G/m/r² आता है, ठीक है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, mgh के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, तो इसी तरह एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये -G/m/r² होता है। तो ये काफ़ी लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो उससे हम ये फार्मूला कैलकुलेट करते हैं, और ये माइनस साइन आने की वजह भी वहाँ पर हमने एक्सप्लेन की होती है कि जो डिक्रीज हो रहा होता है रेट ऑफ वर्क, या जो भी उसमें लॉन्ग में डिस्कस करते हैं एब्सोल्यूट एनर्जी को, ठीक है। तो वहाँ पे इसके माइनस साइन की वजह बताई जाती है कि हम पोटेंशियल एनर्जी को क्यों नहीं यूज़ करते, या पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्यों नहीं यूज़ करते जहाँ पे हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई हम फिर उसमें ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाएगा वेट 98 न्यूटन, और अगर वेट 98 न्यूटन है तो यहाँ से आप मैथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेट इज़ इक्वल टू mg, और मैथ्स के लिए आप वेट को g की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट का मैथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने शो भी किया हुआ है w इज इक्वल टू mg और m इज इक्वल टू w/g। तो 98 को डिवाइड करेंगे 9.8 से तो आपके पास आंसर आएगा 10 kg, ठीक है। इस तरह हाइट भी दी गई है 10 मीटर, ठीक है। स्पीड दी गई है 12 मीटर पर सेकेंड, एंड हमारे पास जो फॉर्मूला होता है जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता है तो ऑब्जेक्ट के पास फॉर एग्जांपल ये मार्कर हम यहाँ से छोड़ेंगे, तो इस टाइम इस मार्कर के पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि ग्राउंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस पर जो हाइट की वजह से उसकी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। जब हम इसको छोड़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने लग जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो जो काइनेटिक एनर्जी में मिलेगी वो वो वाली एनर्जी मिलेगी जो पोटेंशियल एनर्जी में से फ्रिक्शन माइनस हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये नीचे आएगा तो इस पर एयर फ्रिक्शन एक्ट करेगी, तो फ्रिक्शन वाला वर्क अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में से माइनस कर दें तो जो अमाउंट एनर्जी की बचेगी वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। तो जो कि ये इक्वेशन हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें 1/2 मैस कितना है जी 10, वेलोसिटी है 12 का स्क्वायर, फिर मैस 10 जी की वैल्यू 9.8, एच है हमारे पास 10 माइनस फ्रिक्शन और एच की वैल्यू
ये वैल्यू यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगी और फिर ये हम 10 को इधर लाके माइनस डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेसिकली हमारे पास कितनी आएगी, 26 न्यूटन, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। एक ऑब्जेक्ट है मैथ उसका है 2 kg, हाइट जो वो उसने रीच की है वो 5 मीटर की है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो 5 मीटर ऊपर तक गया है वो। ठीक है, और एक तो ग्रेविटी की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो, फिर टोटल वर्क कैलकुलेट करना है और फिर आंसर हमने बताना है कि ये इस तरह क्यों है। अच्छा, पहली बात, एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस ऊपर कवर कर रहा है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ लग रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री। तो जो वर्क यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे वो होगा mgh। ठीक है, तो पहले तो हम लिख देंगे ना सिंपल एफ डी कॉज ऑफ थीटा, लेकिन यहां पर एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री, क्योंकि ये एंगल यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है, और फोर्स जो है वो ग्रेविटी की है, तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स वो कौन सी कहलाएगी, वेट वाली। ठीक है, एम जी, और डिस्टेंस बेसिकली उसकी हाइट है एच कोज ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो एम हमारे पास कितना है, 2, 9.8, एच कितना है 5, मल्टीप्लाई कॉज माइनस कॉज जो 180 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ये हमारे पास आ जाएगा -98 जॉल। ठीक है, अब यही काम हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जब नीचे की तरफ आ रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे की तरफ और उसकी जो डिस्टेंस है वो भी दोनों नीचे की तरफ, तो फोर्स और डिस्टेंस का जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स जो होते हैं उनका एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री, तो एफ जो है वो एम जी डी इज इक्वल टू एच, तो कॉज 0 इज इक्वल टू 1, मैथ हमारे पास यहाँ पर है 2, जी की वैल्यू 9.8, एच की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 98 जॉल। ठीक है, जब हम टोटल वर्क कैलकुलेट करेंगे, ये चले ये डब्ल्यू प्राइम कर देते हैं, ये डब्ल्यू कर देते हैं, टोटल वर्क के लिए डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू प्राइम, आ जाएगा 98 माइनस 98 प्लस 98 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये 0 क्यों हुआ, एक तो ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस आ गया। ठीक है, फॉर क्लोज पाथ, और आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो जो कंजर्वेटिव फील्ड होती है उसमें क्लोज पाथ के लिए वर्क डन 0 होता है। तो यहाँ से आप पांचवें जो न्यूमेरिकल है इसके आंसर में लिखेंगे वर्क डन फॉर क्लोज पाथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज पाथ के लिए वर्क क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 5 न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।